इस वीडियो में हम लोग डायबिटिक मरीजों में जो पैर में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो डायबिटीज़ के मरीजों में जो पैर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है कई कारणों से। जैसे जो एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है न्यूरोपैथी, मतलब डायबिटीज़ की वजह से जो पैर की नसें हैं वो डैमेज हो जाना। उसी तरह से डायबिटीज़ की वजह से माइक्रो एंजियोपैथी, जो खून की पतली पतली नसें हैं वो धीरे धीरे डैमेज हो जाती हैं और बड़ी जो नसें हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। इसके अलावा जो खून में शुगर है तो वो स्किन में भी शुगर बढ़ता है, तो उस शुगर बढ़ने की वजह से जो कीटाणु हैं, शुगर उनका भोजन का काम करता है, तो वो एक अच्छा माहौल पैदा करता है, इन्वायरमेंट पैदा करता है जिससे कि कीटाणु पनप सकें। इसी तरह से जो शुगर है वो इम्यूनिटी को डायरेक्टली डैमेज करता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन लगने के चांसेस हो जाते हैं। जो पैर के इन्फेक्शन होते हैं उनको मोटे मोटे तरीके से सेलुलाइटिस में क्लासिफाई किया जाता है, डीप सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में क्लासिफाई किया जाता है दूसरा टाइप, तीसरा टाइप एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड चौथा क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, हालांकि इसके और भी इन्फेक्शंस हैं और भी वैराइटीज़ हैं। तो जो सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है कि पैर में अचानक से सूजन आ जाता है, वहाँ की स्किन लाल हो जाती है, पेशेंट को दर्द भी होता है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द नहीं होता है, दर्द हो सकता है और इसमें साधारणतः ये सूजन होता है और इसमें से पानी नहीं निकलता है। लेकिन यदि सेलुलाइटिस तेज़ हो तो पानी निकल सकता है और पस भी निकल सकता है। स्किन कहीं से क्रैक हो जाए तो वहाँ से भी पस और पानी निकल सकता है। मरीज को बुखार की भी समस्या हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। जो डीप इन्फेक्शन होता है उसमें मरीज को साधारणतः सेलुलाइटिस की तुलना में ज़्यादा दर्द होता है और कभी कभी ये दर्द असहनीय दर्द भी हो सकता है। विशेष करके कुछ बैक्टीरिया हैं जिसमें जैसे एक क्लॉस्ट्रिडियम नाम का बैक्टीरिया होता है, तो उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ये दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसको मोटे मोटे टर्म पे गैस गैंग्रीन बोला जाता है, जो कि एक एनारोब बैक्टीरिया होता है। उसी तरह से कुछ और भी दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डीप इन्फेक्शन को और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं और ज़्यादा मरीज को दिक्कत हो सकती है। जो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है तो ये इसमें क्या होता है कि हड्डी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और ये हड्डी का इन्वॉल्वमेंट, इसमें भी मरीज को दर्द हो सकता है, साथ में बुखार भी आ सकता है। जो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है उसमें मरीज को इन्फेक्शन लंबे समय से होता है, पैर में अल्सर मिल सकता है, पैर के तलवे वाली साइड में अल्सर मिल सकता है, उंगलियों के बीच में अल्सर मिल सकता है और उनमें धीरे धीरे पानी का स्राव, पस का स्राव, ब्लड का स्राव, ये सब देखने को मिल सकता है। तो जो इन्फेक्शन के प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम की वजह से मरीज को दूसरे और भी तरह की परेशानियां पैदा हो सकती हैं। जैसे ये इन्फेक्शन ब्लड में जा सकता है और उसकी वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है, जैसे एंडोकार्डाइटिस, सेप्टिसीमिया और भी दूसरे कॉम्प्लिकेशन। और मरीज की कभी कभी इन्फेक्शन तेज हो, तीव्र हो तो उसमें डेथ भी हो सकती है। जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनमें नस की न्यूरोपैथी होने की वजह से उनका सेंसेशन लॉस होने लगता है, तो इस वजह से कभी कभार हल्के फुल्के जो चोट होते हैं वो अननोटिस्ड हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता है, तो वो साइट बन जाता है, पोटेंशियल साइट हो जाता है इन्फेक्शन का। जो इसकी नेक्स्ट बात होती है कि इन्फेक्शन की डायग्नोसिस कैसे हो, इसमें क्या क्या जांच होगा। तो अधिकांश केसेस में साधारण जो टेस्ट होते हैं जैसे कि CBC, ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इनकी ज़रूरत होती है। पस कल्चर सेंसिटिविटी एक महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है डायबिटीज़ के मरीजों में, तो जिससे कि ये पता चल सके कि कौन से कीटाणु से इन्फेक्शन हो रहा है और उसमें एंटीबायोटिक कौन सी काम करेगी। जैसे एक बैक्टीरिया होता है MRSA, मतलब मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, तो इसमें क्या होता है साधारण एंटीबायोटिक नहीं काम करती है, तो उसमें थोड़ी सी मजबूत और तेज एंटीबायोटिक चलानी पड़ती है। तो साधारणतः सेलुलाइटिस के केसेस में जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत ही सिंपल रहते हैं, लेकिन यदि ऑस्टियोमाइलाइटिस या डीप सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है या फिर क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है तो इसमें कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है, जैसे MRI, CT स्कैन, PET स्कैन कि कितना हड्डी इन्वॉल्व में है, कहाँ तक इन्वॉल्वमेंट है, कितनी गंभीरता से इन्वॉल्वमेंट है, तो उस कंडीशन में वो सब टेस्ट कराया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में कल्चर सेंसिटिविटी और जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं CBC, ये सब टेस्ट ही डॉक्टर रिकमेंड करता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटीबायोटिक्स ही मेन थेरेपी होती है, लेकिन शुगर कंट्रोलिंग भी एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, एक ज़रूरी एस्पेक्ट होता है।
तो शुगर कंट्रोल होने के साथ साथ जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो चलाई जाती हैं। तो साधारणतः एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयों से ही सेलुलाइटिस के केसेस में काम बन जाता है। लेकिन यदि डीप सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में एडिशनली डिब्राइडमेंट, मतलब कि जो मरा हुआ टिश्यू है, जो मरा हुआ ऊतक है, उसकी जो पस है, मवाद है, उसकी साफ सफाई हल्के फुल्के सर्जरी से, हल्के फुल्के चीरा से की जा सकती है, डॉक्टर कर सकता है। तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन फर्दर फैलने का रिस्क कम होता है। तो मैक्सिमम केसेस में एंटीबायोटिक से तो काम चल जाता है। लेकिन यदि इन्फेक्शन ज़्यादा तीव्र हुआ या फिर हड्डियों को इन्वॉल्व करता हुआ, जैसे क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस केस है, तो उसमें जो होती हैं डिब्राइडमेंट ज़्यादा, जो गंदगी की सफाई है वो गहरे तक की जा सकती है, और कभी कभी यदि हड्डी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही तीव्र है तो हड्डी को काटने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ सिचुएशन में एम्पुटेशन भी, मतलब कि वहाँ का पैर काटना या उंगली काटना, इस तरह की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, विशेष करके यदि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो और वो दवाइयों से रिस्पॉन्ड न कर रहा हो तो दूसरे नई तरह की बीमारियों से बचने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस कभी कभी कैंसर पैदा कर सकता है। उस क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस की वजह से सिस्टमिक एमाइलोडोसिस नाम की एक खतरनाक बीमारी पैदा हो सकती है। तो ये सब प्रॉस कॉन्स को चेक करते हुए डॉक्टर एम्पुटेशन पेशेंट के लिए बड़ा ही मेंटली डिस्टर्बिंग कंडीशन होता है, लेकिन वो भी कभी कभी करना ज़रूरत पड़ जाता है यदि बीमारी गंभीर हुई या क्रोनिक हुई जो कि दवाइयों से नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है। तो जो सारा कॉम्प्लिकेशन, जो सारी परेशानी वो आई, तो वो इसीलिए आई क्योंकि डायबिटीज़ में जो शुगर बढ़ रहा है वो स्किन को, नसों को, ब्लड वेसल्स को, सबको डैमेज करता जा रहा है। इसी तरह से डायबिटीज़ के मरीजों में डायबिटीज़ में फुट अल्सर होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो वो फुट अल्सर प्रेशर की वजह से बन सकता है या इस्कीमिया की वजह से हो सकता है, और ये दोनों अल्सर सेकेंडरीली इन्फेक्ट हो सकते हैं, मतलब ओवर द टाइम ये अल्सर बने रहे और बाद में चल के इनमें इन्फेक्शन हो गया। तो एट लास्ट कंक्लूजन के तौर पे ये है कि डायबिटीज़ एक डिफ़िकल्ट डिजीज़ है, इसको हल्के में न लें, अपना ब्लड शुगर की अच्छे से मॉनिटरिंग करें, पैर में रेगुलर बेसिस पे अपने पैर को रोज़ रात में एक बार पूरी तरह अच्छे से एग्जामिन करें। जैसे देखें कि उसमें कहीं स्किन कट तो नहीं रही है, कहीं फट नहीं रही है, कहीं दाद का इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है, जैसे टीनिया पीडीज, उंगलियों के बीच में इंटरट्राइको। तो ये सब जो साइट होते हैं, ये पोटेंशियल, ये जो छोटी बीमारियां जो अभी हैं, जो दाद है या फिर जो उंगलियों के बीच में सड़न पैदा हुई, तो ये शुरू में तो आपको लगेगा कि एक छोटी डिजीज़ है, लेकिन ये पोटेंशियली खतरनाक प्रॉब्लम में भी शिफ्ट हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। तो रेगुलर बेसिस पे अपने पैर की जांच करें, उसकी देख रेख करें, शुगर की जांच करें, शुगर कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट, शुगर का डॉक्टर के परामर्श में लगातार बने रहना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज किया जाए तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बचा जा सकता है। थैंक यू।